आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात ब्लैक फंगस की दहशत की, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर एक्सपर्ट अलग अलग राय दे रहे हैं और उन्हीं में से एक ये है कि ये बीमारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली है। क्या इस दावे में वाकई सच्चाई है या फिर ये महज एक थ्योरी है जिसे अभी प्रूव करना बाकी है? आइए देखते हैं। देश में क्यों फैला ब्लैक फंगस? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली बीमारी? क्या औद्योगिक सिलेंडर से बढ़ा खतरा? देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज्यादा मरीज हैं। ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई कहता है स्टेरॉयड की वजह से हुआ, कोई कहता है गंदगी की वजह से हुआ, तो कोई डायबिटीज को वजह बता रहा है और कई डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह हो सकती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना से बचाव में इस्तेमाल हुए। सच क्या है, ये पता लगाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और बात की वहां के ईएनटी डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर अजय स्वरूप से। तो मेडिकल राय जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज हुए ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? Definitely there is a possibility, there is a strong possibility because you see आपको ये समझना चाहिए that ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोजल है, उन पे जो पाइप्स हैं, उनको कोई स्टेरलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, तो उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रस्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है, अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डॉक्टर अजय स्वरूप ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना जताई, लेकिन फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय के लिए दिल्ली के बीएलके अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की डॉक्टर संदीप नैयर से। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं फॉर यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहाँ से मिला हर किसी ने इंतजाम करने की कोशिश की और इतना टाइम भी नहीं लगा, किसी ने देखा भी नहीं कि इसको साफ करना है जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से अगर वो पानी साफ नहीं होगा तो डेफिनेटली इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्ली के दो बड़े डॉक्टर्स ने हमें जो बताया उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क को समझना जरूरी हो गया। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली में सिलेंडर के एक बड़े प्लांट में पहुंची। ये कंपनी हर तरह के गैस सिलेंडर बनाती है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों सप्लाई करती है। कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन, और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं
वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा ख़तरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस। और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई, कितनी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फर्क ऑक्सीजन का नहीं है, फर्क है इस सिलेंडर का जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है। और इसी फर्क को समझने के लिए हमने इस प्लांट के मालिक से बातचीत की। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर, मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फ़र्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फ़र्क तो ये होता है, मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है। अच्छा। और नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है। और मतलब ये जो है नेक रिंग जो है, ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है जो नेक है, हाँ, ये वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर की है और बाकी black। पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की मेडिकल है। ऑक्सीजन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के लिए वाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक। और जो इंडस्ट्रियल वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर होता है। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक वाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हाँ जी। भरे ही ऑक्सीजन ही जाता है, हाँ कोई जी। और भी गैस भर दी जाती है? जैसे नहीं, वो अलग नाइट्रोजन। हर एक का अलग कोडिंग होती है। जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कम्प्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर होता है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस ये फैला हो? डॉक्टर की टर्म्स है, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने के। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है, फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज़, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। मतलब डॉक्टर्स की अलग राय है और गैस प्लांट चलाने वालों की अलग। हालांकि डॉक्टर्स की आशंका से इनकार वो भी नहीं करते। तो चलिए इस मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क और उसके खतरे की आशंका को एक बार फिर से समझते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में सफेद और काले रंग की कोडिंग होती है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर काले रंग का होता है। मेडिकल सिलेंडर में गैस की शुद्धता की जांच होती है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर में जांच जरूरी नहीं है। मेडिकल सिलेंडर में आमतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर में कीटाणु होने, जंग लगने, पहले से फंगस मौजूद होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मेडिकल सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाला पानी साफ होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सिलेंडर में पानी के गंदे होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि ये भी सिर्फ जानकारों की एक थ्योरी है। ये शर्तिया तौर पर कहना कि ब्लैक फंगस फैलने की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल सिलेंडर ही है, फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन डॉक्टर्स की आशंका है, इसलिए सावधान रहने में कोई बुराई नहीं। हादसे जिंदगी की सूरत बदल देते हैं और कभी कभी जिंदगी को एक खौफनाक कहानी भी बना देते हैं। कुछ दिन पहले आए ताउते तूफान की एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सामने आई। अफसोस ये है कि यह कहानी आखिरी वीडियो की शक्ल में सामने आई। समंदर में आंखों के सामने उफनती लहरें, हिचकोले खाती मौत से टकराती बोट। हम जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं वो इस बोट के डूबने से पहले की आखिरी 5 मिनट की तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। समंदर में जिंदगी की लाइव जंग, बोट में समाता समुद्र, 5 मिनट का दहला देने वाला संघर्ष। मुंबई में टाउते तूफान की वजह से समुद्र में डूबती टग बोट का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। आंखों के सामने उफान मारती समुद्री लहरें और उस पर कागज की तरह डूब रही बोट।
ये वीडियो मुंबई के सूरज चौहान का बताया जा रहा है। उसके परिवार का दावा है कि 17 मई का ये वीडियो सूरज ने अपने दोस्तों को भेजा था, तब जब वो मुंबई के तट से दूर तूफानी लहरों से हर पल लड़ रहा था, यानी जब वो समुद्र की शक्ल में मौत से लड़ रहा था। ये सूरज चौहान और उसके साथ टग बोट में सवार लोगों का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 को समुद्र में डूबती टग बोट के 3 वीडियो मिले हैं। अंदर चल और नहीं। टाउटे तूफान की वजह से डूब रही टग बोट का एक एक मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। न्यूज़ 18 को मिले 3 वीडियो में पहला वीडियो तब का है जब समुद्री तूफान में फंसी बोट लहरों के सामने बेबस नजर आ रही थी। समुद्र का पानी मौत बनकर बोट को डुबाने के लिए लगातार प्रहार कर रहा था। बोट में सवार लोग एक तरफ मौत से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ लहरों से टकरा रही बोट के एक किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। सत्रह मई को मुंबई के पास टाउटे तूफान की वजह से कई मीटर ऊंची लहरों के सामने बोट में सवार लोग मदद की आस में बेचैन हो रहे थे, लेकिन एक ही झटके में समुद्री लहरों ने बोट को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बोट में तेजी से पानी भरने लगा। तूफानी लहरों के थपेड़ों से बोट लगातार जर्जर हो रही थी। उसमें हर तरफ से पानी भरने लगा। बोट के किनारों का काफी हिस्सा लहरों की टक्कर से टूट गया। टाउटे तूफान ने अरब सागर में जो तबाही मचाई, उसका सबसे घातक ट्रेलर इस डूबती टग बोट में नजर आया। समुद्र की तेज लहरों की टक्कर से जब बोट में पानी तेजी से भरने लगा तो उसमें सवार लोग पीछे हट गए, क्योंकि सामने की ओर से और वीडियो बना रहे लोगों के दाहिनी ओर से लहरें बोट में समाने लगी। अब तक बोट में सवार लोगों को यह एहसास हो चुका था कि उनकी जिंदगी अब समुद्र के हवाले होने वाली है, क्योंकि दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ समुद्री तूफान और उसके बीच टग बोट में अटकी कई जिंदगी। बोट में इतना पानी भर गया कि वो टेढ़ी होने लगी। टग बोट में सवार सूरज और उसके साथियों की उम्मीदें उनकी बोट की तरह डूबने लगी, क्योंकि अब तक बोट में हर तरफ से समुद्र की लहरें समाने लगी थी। जिधर से तेज लहर आती वो कई लीटर पानी बोट में भर देती। टूट चुकी बोट में अब पानी मौत बनकर सफर करने लगा। अब उसमें सवार लोगों को कोई आस नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा एक शख्स कुछ पल के लिए बोट की बाहरी हालत देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाकी साथियों ने उसे फौरन अंदर आने के लिए कहा। कुछ देर तक ये संघर्ष यूं ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये वीडियो, ये बोट और उसमें सवार लोग एक खौफनाक कहानी बन गए। टग बोट में सवार सूरज चौहान के परिवार का कहना है कि उसके बेटे की शव की पहचान हो रही है, लेकिन परिवार का यह भी दावा है कि सूरज किसी और जहाज में सवार था, फिर वो टग बोट में कैसे पहुंच गया। वीडियो है, आपका बेटा उस टग बोट में काम करता था, उस बोट में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी मिली? कब का वीडियो है, किसने भेजा? वीडियो तो मतलब उसी दिन का है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मेरा लड़का कब इस पे चला गया। आपका बेटा कहाँ था? मेरा बेटा मतलब ये एक टैंकर मतलब तेल टैंकर उसी पर रहता था।
टग बोट को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि जिस जगह बार्ज P305 मुंबई से कुछ दूरी पर डूब रहा था, वहां से ये बोट काफी दूर थी। यानी इसमें सवार लोगों के पास बचने की उम्मीदें पहले से कम थी, क्योंकि बड़े जहाज के मुकाबले टग बोट लहरों से उतनी देर तक नहीं लड़ सकती। समुद्र की उफनती लहरों ने वारावर्दा नाम की टग बोट में सवार सभी लोगों को निगल लिया। और अब बात करते हैं उस राष्ट्रपति की जिनके इशारे पर एक यात्री विमान को हाईजैक कर लिया गया। दरअसल एथेंस के लिथुआनिया जा रहे विमान ने बेलारूस के राष्ट्रपति की नीतियों का विरोध करने वाला एक पत्रकार सफर कर रहा था। उसी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने विमान को हाईजैक करवा लिया। अब इस मामले में यूरोपीय यूनियन में बवाल मच गया है। बेलारूस की सनसनीखेज दास्तां। राष्ट्रपति ने कराया विमान हाईजैक। यात्री विमान उतारने से मचा बवाल। बेलारूस के राष्ट्रपति की किरकिरी। बीते रविवार की दोपहर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के एयरपोर्ट पर अचानक रेयान एयर के बोइंग 737 की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हवाई अड्डे के चप्पे चप्पे पर बेलारूस की फौज के हथियारबंद सिपाहियों के साथ पुलिस के कमांडो मुस्तैद दिखाई दे रहे थे और एयरपोर्ट पर मौजूद 170 मुसाफिर सहमे नजर आ रहे थे। अचानक एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के नजदीक हवाई पट्टी पर ही रखे कुछ यात्री सामान को फौजी कुत्ते सूंघते दिखाई दिए तो इस बात की खुसर पुसर शुरू हो गई कि क्या किसी आतंकी वारदात को टालने की कवायद की जा रही है। क्या मुसाफिरों की भीड़ में कोई आतंकी भी छिपा था? एयरपोर्ट पर सस्पेंस का सन्नाटा था, मगर थोड़ी ही देर बाद जब बात शीशे की तरह साफ हुई तो सारी दुनिया चौंक गई, क्योंकि ये तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के फरमान पर रेयान एयरलाइंस की फ्लाइट को जबरन उतारा गया था और उस विमान में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बंधक बना लिया गया था। Today we faced an unprecedented event when flying a passenger plane from Athens to Vilnius by a Ryanair company was forcibly landed in Minsk. Evidently, Belarusian KGB is behind the incident because a military plane, concretely MiG-29 and helicopter Mi-24 was used to land the plane. बेलारूस में रेयान एयरलाइंस की फ्लाइट की हाईजैकिंग की खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। खबर के मुताबिक ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया के विलिनियस शहर की तरफ उड़ान भर रहा रेयान एयर का यात्री विमान जिस वक्त बेलारूस की हवाई सीमा को पार करके लिथुआनिया की हवाई सीमा में दाखिल होने ही वाला था कि 2 मिनट पहले ही बेलारूस एयरफोर्स के MiG-29 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की तरफ मुड़ने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि MiG-29 लड़ाकू विमानों ने बेलारूस के राष्ट्रपति के आदेश पर ही रेयान एयरलाइंस का रास्ता रोका था। On board the plane, there were 171 passengers.
among them a Belarusian political activist, opposition member, the founder of the Nexta outlet, Roman Protasevich. He was detained. We don't know his destiny so far. President of Lithuania demands that the Belarusian regime immediately release all the passengers, including Roman Protasevich. शुरू में तो विमान को बीच रास्ते में रोककर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने की वजह विमान में बम होने की खबर का हवाला दिया गया। Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность номер 1. Это делается с целью для того, чтобы определить и оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Баранович. लेकिन थोड़ी ही देर में सच सामने आ गया और वो सच था। ये 26 साल का पत्रकार रोमन प्रोतासेविच और उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया सापेगा। रोमन और सोफिया को गिरफ्तार करने के लिए ही बेलारूस के राष्ट्रपति ने दुनिया को झकझोरने वाली इस वारदात को अंजाम दिया। पत्रकार रोमन को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तब उसने कहा था कि वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीदों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त रोमन बहुत डरे हुए थे और वो बार बार अपने साथी यात्रियों से कह रहे थे कि उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। बता दें कि बेलारूस अकेला ऐसा यूरोपीय देश है जहां अभी भी कैदियों को फांसी की सजा दी जाती है। Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе. 66 साल के बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको 1994 से सत्ता में बने हुए हैं। बीते साल चुनाव में विवादित तरीके से जीत दर्ज की थी और उसके बाद से ही लुकाशेंको ने विरोधी आवाजों को दबाना शुरू कर दिया था और विपक्ष के कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पत्रकार और एक्टिविस्ट रोमन से बेहद खफा थे क्योंकि रोमन खुलकर लुकाशेंको की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ बेलारूस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में रोमन की बड़ी भूमिका मानी जा रही है और तभी से रोमन बेलारूस पुलिस के निशाने पर है। खबरों के मुताबिक रोमन पर जो आरोप बेलारूस की सरकार ने लगाए हैं उनके कथित अपराधों के लिए उन्हें 15 साल की जेल हो सकती है। Режим поднял спецслужбы и истребители и организовал захват целого гражданского самолета только ради того, чтобы взять Романа в заложники. Роман – известный белорусский активист, блогер и стипендиат журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019 году он вынужден был покинуть Беларусь из-за угрозы своей свободе, за сотрудничество с независимым телеграм-каналом «Нехта». Его жизнь находится в опасности. यात्री विमान को इस तरह जबरन बेलारूस में उतारने की इस घटना के बाद से ही यूरोपीय संघ बेलारूस से बेहद नाराज है। इस घटना के बाद भड़के यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर कई तरह के प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, बेलारूस के विमानों को भी अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। साथ ही 27 देशों के यूरोपीय संघ ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वो बेलारूस के ऊपर से उड़ान न भरें। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बेलारूस ने कुछ जासूसों को बचाने के लिए भी ये चाल चली है क्योंकि 4 रूसी यात्रियों पर जासूस होने का संदेह जाहिर किया गया है जो मिन्स्क में ही उतर गए, जबकि उन्होंने लिथुआनिया की राजधानी विनियस के लिए टिकट लिया था क्योंकि 6 घंटे की देरी के बाद जब विमान लिथुआनिया के विनियस पहुंचा तो वो चारों रूसी मुसाफिर नदारद थे। दुनिया भर के नेताओं ने भी बेलारूस के राष्ट्रपति की इस हरकत की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बेलारूस की इस कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार रोमन की गिरफ्तारी और फिर जारी किया गया उनका वीडियो दोनों ही राजनीतिक विरोधियों और प्रेस की स्वतंत्रता पर शर्मनाक हमला है। बाइडेन ने यूरोपीय संघ की ओर से बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के कदम की सराहना की है और ये भी कहा है कि इसमें अमेरिका भी साथ है।
फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।